and continue the force. Hello students, today we are going to discuss about the force, okay, and force series. चलिएगा कंटिन्यू करते हैं। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्स आता है वो फोर्स है बेटा वायएनसी फोर्स। ओके, वायएनसी फोर्स क्या होता है भाई? वायएनसी फोर्स रो वी जी, ओके, इट इज इक्वल टू द weight of displaced fluid by the body, right now. So this is equals to the weight of displaced fluid, ओके, राइट। चलिएगा, और नेक्स्ट अगर हम बच्चे बात करते हैं इसमें कि हमारे पास जो फोर्स है वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम एंड ग्रेविटी। इफ देयर इज अ ग्रेविटी चेंज देन देयर विल बी अ वायएनसी चेंज, ओके। सो बच्चे ये ध्यान रखिएगा आप अच्छे से, ये वायएनसी फोर्स जो है एक अपवर्ड फोर्स है, राइट ना। कैसा फोर्स है? अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड, राइट ना। वर्टिकल भी बोल सकते हैं, बट मोस्टली केसेस में ये परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस एक्ट करता है बच्चे, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। बच्चे ये फ्री सरफेस जो टर्म है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लिक्विड जो है फ्री सरफेस फॉर्म करते हैं, जबकि गैसेस फ्री सरफेस फॉर्म नहीं करते हैं। जितनी भी डेप्थ हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं, मोस्टली केसेस में फ्री सरफेस से किया जाता है, ठीक है। फ्री सरफेस है, अगर यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रेशर P है, तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा? तो डेप्थ H होने पर हम बोलते हैं P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी H, ओके। सो मोस्टली केसेस में हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो फ्री सरफेस से ही मेजर करते हैं। पॉइंट क्लियर है? अच्छा बच्चे, वायएनसी फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स है, वर्टिकल टू द फ्री सरफेस होता है। ऐसा क्यों बोला? इफ वी हैव अ एक्सीलरेटेड वाटर कंटेनर देन द सरफेस टिल्ट लाइक दिस, ओके। अब अगर ये ऐसे टिल्ट हो जाती है तो एंगल कितना? थीटा आएगा। दैट्स व्हाई वायएनसी जो है जी ना होकर यहाँ पर जी इफेक्टिव एक्ट करेगा। यहाँ पर क्या एक्ट करेगा बेटा? जी इफेक्टिव। दैट्स व्हाई वायएनसी अपवर्ड एक्ट करेगा या परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस एक्ट करेगा। पॉइंट क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट बच्चे, अगर वायएनसी के बारे में बात की जाए, so vacancy not depend on the density of body, okay। फ्लोटिंग बॉडी जो है उसकी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती वायएनसी, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे। हमारे पास नेक्स्ट फोर्स जो आ जाता है, फोर्स बाई इफ्लक्स, ओके, फोर्स बाई इफ्लक्स। व्हाट इज द इफ्लक्स बच्चे? इफ्लक्स देखिएगा, इफ देयर इज अ कंटेनर एंड हैज अ स्मॉल हॉल, द हॉल इज नोन एज ऑरिफिस, हॉल इन वॉल, हॉल इज नोन एज ऑरिफिस, और ये कंटेनर जो है लिक्विड से फिल है। दैट्स व्हाई इस हॉल से एक वाटर जेट कमिंग आउट होगा, उस वाटर जेट को ही हम इफ्लक्स कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं? इफ्लक्स, ओके। सो ये इफ्लक्स जो है यहाँ पर एक फोर्स जनरेट करता है, और वो फोर्स कितना होता है? F फोर्स ड्यू टू इफ्लक्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, मींस इट इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ जेट कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस। सो वेलोसिटी ऑफ जेट कमिंग आउट फ्रॉम द ऑरिफिस कितना होता है बेटा? √2gh, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द लिक्विड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑरिफिस। पॉइंट क्लियर है? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये भाई जो है डेप्थ पर भी डिपेंड करता है। डेप्थ पर कैसे डिपेंड करता है बच्चे? ध्यान दीजिएगा, जो इफ्लक्स का फोर्स है डेप्थ पर भी डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब v की वैल्यू यहाँ पुट की जाएगी तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस आ जाएगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब बच्चे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई जो ऑरिफिस है उसकी हाइट अगर हम बात करते हैं L दे दिया जाए, तो भाई टॉर्क एक्टिंग ऑन द कंटेनर क्या होगा? सो भाई टॉर्क एक्टिंग ऑन द कंटेनर क्या होगा? सो बच्चे टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है सर? फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट ना। सो F कितना है बेटा यहाँ पे? रो ए वी स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है? L। तो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कंटेनर होगा हमारे पास। पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट फिर आगे हम अगर चलेंगे बच्चे तो देखते हैं इसमें हमारे पास नेक्स्ट फोर्स जो आ जाता है वो इंपॉर्टेंट फोर्स आ जाता है सर, न्यूटन्स
यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स है ना ग्रेविटेशनल लॉ बच्चे, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चे ध्यान रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, ओके और इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, और इस जो हमारा कांस्टेंट है इसे यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ओके और वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे इसकी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11। बेटा यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ओके और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m की पावर -1 आता है। ध्यान रखिएगा, 2-3 फॉर्मूलेज हमारे पास जो हैं उनसे आपको ध्यान रखना है कि माइनस कुछ ही फॉर्मूलेशन में डायमेंशन फॉर्मूले में आता है, ठीक है। सो m l की पावर कितना आ जाएगा बच्चे? m की पावर -1, l की पावर 3, ओके t की पावर -2, ठीक है, क्लियर है, गुड। तो बच्चे ध्यान रखिएगा इस बात को कि ये आ गया आपका न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फार्मूला, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि इफ देयर इज अ ग्रेविटी g देन फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m इज इक्वल्स टू mg, राइट ना। दिस इज द ग्रेविटी वही कितना है? ग्रेविटी स्मॉल g इज इक्वल्स टू होता है बेटा gm अपॉन r स्क्वायर, ओके और बच्चे अगर हम इसको बात करते हैं कि gm अपॉन r प्लस h, अगर हम कहें कि भाई इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R एंड h हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, पॉइंट क्लियर है। तो ये अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं कि क्लोज टू द अर्थ सरफेस वैल्यू कितनी है भैया? gm अपॉन r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चे इसके सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना चाहिए ग्रेविटी के लिए। कौन कौन से? g इज इक्वल टू, अगर हम डेप्थ हाइट की बात करते हैं तो हाइट के केस में g डैश इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 1 माइनस 2h अपॉन r, और बच्चे अगर डेप्थ की बात की जाएगी तो g डैश इज इक्वल टू 1 माइनस d अपॉन r, पॉइंट क्लियर है। अगर बेटा अर्थ का जो रोटेशन है उसकी बात की जाएगी तो उस केस में g डैश ड्यू टू रोटेशन इज इक्वल टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके यही है हमारा फॉर्मूला। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अच्छे से, राइट ना। जी डायरेक्टली अगर यहाँ पर हम निकालते हैं तो भाई हम कह सकते हैं कि जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड रेडियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, आपने इनको सॉल्व किया होगा बेटर वे में, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई व्हाई इट इज अ यूनिवर्सल, बिकॉज इट्स वैल्यू नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू पार्टिकल्स और टू मास पार्टिकल्स, इट हैव अ अट्रैक्टिव नेचर। कैसा नेचर है बेटा इसका? अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और भी इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास के बीच में एक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। और बच्चे सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, राइट ना, इन फोर्सेस में या इन फोर्सेस का वर्क डन जो होता है सर पाथ ऑफ द बॉडी डिपेंड नहीं करता, राइट ना। द वर्क डन बाय द central force or conservative force is not depend on the path of the body, point clear है, good। so ये clear है आपको, ठीक है। अच्छा कैपिटल जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी है बच्चे, लेकिन स्मॉल जी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, राइट ना, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है भैया? सेंटर टू द अर्थ होती है, पॉइंट क्लियर है। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, वेक्टर एंड स्केलर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चे, अगर हम बात करेंगे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फोर्स, देन हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की, राइट ना, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज, राइट ना, या टू चार्जेस, इफ देयर इज अ टू चार्जेस q1 q2, ओके देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्जेस F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। बच्चे this is not a universal law, this is why not universal, because ये जो है मीडियम पर डिपेंड करता है, इसका
तो कांस्टेंट की वैल्यूज किस पर डिपेंड करती है बेटा? मीडियम पर, प्रेजेंट बिटवीन द टू चार्जेस। ओके, और बच्चे इसको यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे लेकिन इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलेंगे, राइट ना। डिस्टेंस इंक्रीज होने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट ना। एक और बात बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और सीजीएस में कितनी होती है? 1। याद रखिएगा इस बात को। अगर बच्चे हम कहें कि इनके बीच में कोई मीडियम आ जाता है, उस केस में क्या होगा सर? सो एफ डैश इज इक्वल टू एफ अपॉन के हो जाता है। व्हाट इज द के? इट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल, याद रखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेटल के लिए इंफिनिटी होता है, वाटर के लिए कितना होता है बच्चे? वाटर के लिए 80 होता है। और बच्चे अगर हम बात करते हैं ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए कितना होता है? ये भाई 6 होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और जनरली एयर या वैक्यूम के लिए बात की जाए तो कितनी होगी? एयर और वैक्यूम के लिए, एयर और वैक्यूम के लिए बेटा इसकी वैल्यू 1 होती है। समझ में आ रही है बात? गुड। चलिएगा, अगर हम बात करते हैं इफ देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, दैट्स व्हाई द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज q is equals to F is equals to QE, the direction along the electric field and depend on the nature of charge. ओके बच्चे, इस चीज को भी ध्यान रखें कि कूलाम्स फोर्स जो होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है। इफ देयर इज सेम चार्ज या सेम नेचर ऑफ चार्ज देन रिपल्सिव फोर्स, और अपोजिट चार्ज देन अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आ रही है बात? ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही टाइप का होता है, अट्रैक्टिव है ना, अट्रैक्टिव कब? जब सेम अट्रैक्टिव होगा तो अपोजिट चार्ज होगा बेटा, अपोजिट चार्ज। ओके, और बच्चे अगर इफ देयर इज अ सेम चार्ज देन रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव नेचर। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली बच्चे यहां पर ध्यान दीजिएगा, इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन along the electric field and in the electric field direction। और बच्चे अगर सिमिलरली अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव चार्ज होगा, उस केस में डायरेक्शन along the electric field होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना, सेम डायरेक्शन, राइट ना। और इलेक्ट्रिक डायरेक्शन along the electric field बट अपोजिट, कैसी होगी बेटा? अपोजिट। 180 का यहाँ पर भाई एंगल डिफरेंस होगा। समझ में आ रही है बात? इसको बिल्कुल क्लियर तरीके से आप इसको याद रखिएगा बच्चे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की, तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट फोर्स आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स। ओके, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की अगर बात की जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू हमारे पास मैग्नेट का μ0/4 पाई एंड m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज आल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, और व्हाट इज द m1 m2? सर पोल स्ट्रेंथ, राइट ना। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, राइट ना। अच्छा, अगर सिमिलरली हम बात करते हैं कि सर देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड B, दैट्स व्हाई फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? पोल इनटू B, राइट। दिस इज द पोल स्ट्रेंथ इनटू V। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, और द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज एंड मूविंग चार्ज QVV sin थीटा, और सर करंट कैरिंग कंडक्टर बिल sin थीटा। ओके बच्चों, यहां पर sin थीटा क्या इंडिकेट कर रहा है कि सर देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में क्या होता है बच्चे? क्रॉस प्रोडक्ट के केस में होता है यहाँ पर कि जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, राइट ना। और इधर भी बेटा क्या होगा? इधर भी बेटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, L क्रॉस B होगा, राइट ना। द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेंथ, राइट ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक बात याद रखनी है
जब हम बात करते हैं कि सर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज हम निकालते हैं बच्चे राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल से। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर ये फिंगर्स जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी को बताता है, तो फोर्स की डायरेक्शन पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। सपोज कीजिएगा हम किसी को स्लैप करते हैं ऐसे, तो ये डायरेक्शन स्लैपिंग वाली डायरेक्शन होती है, राइट ना। तो इसको किससे निकाला जाता है, राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल से, राइट ना। और बच्चे द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर किससे निकाला जाता है, लेफ्ट हैंड रूल से। आप लोगों ने थंब लगाया होगा लेफ्ट हैंड, राइट ना, थंब, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एल बनाता है देखने पर, दैट्स वाई लेफ्ट हैंड, राइट ना। सो बच्चे ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर एक्ट करता है, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि भाई ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि 3 फिंगर्स को हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर या थंब, मिडिल फिंगर एंड 4 फिंगर को क्या किया जाता है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है। सो ये दिस इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पॉइंट क्लियर है। सो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेफ्ट हैंड रूल पर क्या बेस्ड है बेटा, मोटर्स बेस्ड है, फैन वगैरह जितने भी है ये मोटर लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड होती है। और राइट हैंड रूल पर कौन बेस्ड है भाई, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, भाई इस पर बेस्ड है जनरेटर। पॉइंट क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये किससे निकाला जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाला जाता है इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा कि अगर हम आपसे कहते हैं कि इफ देयर इज अ क्लोज कॉइल, क्लोज कॉइल, coil in a magnetic field, if there is a closed coil in a magnetic field, right na, magnetic field, then the force या net force acting on the coil कितना होगा भाई, F is equals to 0 net। ध्यान रखना net क्यों कह रहा हूं, उसका कारण सुनिएगा कि बच्चे आपसे कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि सर एक एज पर जो फोर्स है F लग रहा है, ठीक है, और कॉइल कैसी है, क्लोज है, और इसमें करंट कैरिंग कॉइल है बेटा, क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है। तो बताइएगा रिमेनिंग 3 पर कितना फोर्स लगेगा, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वन एज ऑफ अ स्क्वायर क्लोज कॉइल इज F, देन रिमेनिंग 3 एजेस पर फोर्स कितना लगेगा। तो बच्चे ध्यान देना, इस केस में अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, वी डोंट नो, बट सिमिलर केस में अगर हम ले रहे हैं तो देखिएगा इस पर जो भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, कैंसिल आउट कर देगा, तो रिमेनिंग फोर्स इधर आना चाहिए। तो बच्चे ये इसके इक्विवेलेंट होगा ना, दैट्स व्हाई F डैश इज इक्वल टू माइनस का F होगा। क्लियर है कि नहीं है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चे। अगर मैं आपसे कहता कि सर ये एक मेरे पास करंट कैरिंग कॉइल है, सेमी सर्कुलर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, तो इस केस में इस पर सर फोर्स होगा, कितना फोर्स होगा, सो ये होगा बिल इंटू 2r, इसकी रेडियस का डबल, क्योंकि इफेक्टिव लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी है बेटा, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ है 2r। पॉइंट क्लियर है, दैट्स वाई फोर्स मेरे पास निकला। बट बच्चे अगर आपसे ये कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है मैंने चेंज कर दी है, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैंने इस टाइप से कर दिया, ध्यान देना इधर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ये कर दिया, तो इस केस में बच्चे देखना करंट फ्लो होकर ऐसे जा रहा है, इस केस में डायरेक्शन ये है, इस केस में डायरेक्शन ये है। तो आप ध्यान रखें इस बात को कि यहां पर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 हो जाएगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट क्लियर है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। पॉइंट क्लियर, गुड। अगेन अगर बात की जाए इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट फोर्स, तो बच्चे आपसे जनरली क्वेश्चन एक आ जाता है कि इफ देयर इज अ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, 2 पॉइंट चार्जेस, देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r square, inversely proportional to the r square. If there is a 1 point charge and another electric dipole, then force inversely proportional to the r cube. ओके, और नेक्स्ट अगर बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि देयर इज अ 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल, वी डोंट नो क्या सिचुएशंस है उनकी, बट इफ देयर इज अ 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल, okay, then force between 2 electric dipole is inversely proportional to the r की पावर 4।
इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है प्रॉपर। पॉइंट क्लियर है? तो बच्चे ये थे मोस्टली फोर्सेस, राइट ना। अगर आपसे कहा जाए कि भाई सर न्यूक्लियस फोर्सेस, राइट ना, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, तो बच्चे न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट ना। कैसे होते हैं? चार्ज से इंडिपेंडेंट होते हैं, और सर हाईएस्ट फोर्सेस के केस में आ जाते हैं, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई विच वन हैज अ कांटेक्ट फोर्स, और राइट ना, तो विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कैसे हैं? कांटेक्ट फोर्सेस हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस अगर बनते हैं यहाँ पर, तो जनरली फ्रिक्शन के लिए बनता है कि फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा है, तो भाई इसका वर्क डन नेगेटिव है, ठीक है। और मोस्टली केसेस में विस्कस फोर्स का भी अगर हम वर्क डन निकालेंगे तो वो भी नेगेटिव ही आएगा बेटा। पॉइंट क्लियर है? तो बेटा आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट बनाए उनको क्लियर तरीके से आप याद रखना, ठीक है। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट ना। इफ यू हैव अ डाउट देन किक इट आउट, राइट ना, उसको छोड़ दो, राइट। और कोशिश करो कि क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में सॉल्व करो, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन के लिए हमें टाइम निश्चित करके रखना पड़ेगा, और कोशिश कीजिएगा कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना हो हमारी, ठीक है। और टिल एंड तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। बच्चे इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ बच्चे क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन को चिपक जाते हैं क्वेश्चन से, उसी में 1 2 3 4 5 मिनट खराब कर देते हैं। नहीं बेटा, हमको वहां पर चिपकना नहीं है, राइट ना। हमको पहले सबसे पहले अपने पेपर को फिनिश करने की कंडीशन में चलना है, राइट ना। उसके बाद हम रिव्यू करके आएंगे। तो आप सेव एंड नेक्स्ट करें, राइट ना, या नेक्स्ट करें या रिव्यू करें, राइट ना। तो बेटा जो रिव्यू के लिए आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आपका जो आंसर लगाया है वो आपका लग जाएगा, राइट ना, कंफर्म हो जाएगा सबमिशन के बाद, ठीक है। इसीलिए कोशिश करना कि अगर आपको जो कंफर्म हो उसको सेव नेक्स्ट कीजिएगा, जिसमें आपको कंफर्म ना हो उसको आप नेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर प्रोसेस है प्रॉपर, आपको दिखता है कि आपने कौन सा क्वेश्चन किया है कौन सा नहीं किया है, उन कलर्स को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। गुड।